पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम साहब सरकार के कामकाज का ब्यौरा रख रहे हैं। सरकार के 1000 दिन पूरे होने पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीएम खट्टर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक चंडीगढ़ से, इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम खट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। 1000 दिन पूरे हो गए हैं मनोहर सरकार के। म्यूटेशन सालों साल की होती नहीं थी, हम उसको 0 म्यूटेशन पर लेकर के आए, ताकि ये सारे विषय ऐसे लोगों को, मैंने एक उदाहरण 1-2 दिए हैं। अगर उसमें लेटेस्ट लेते हैं तो हमने अध्यापकों की एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी। लगभग 40,000 से ऊपर अध्यापक एक क्लिक से अपने मनचाहे स्थान पर पहुंच गए। 91% लोग ऐसे हैं जिनको पहली 3 ऑप्शन में से अपना स्थान मिला। और ये कदम ऐसा बड़ा कदम था कि इसको उठाने से पहले बहुत से लोगों ने हमको चेताया कि इससे अध्यापकों में नाराजगी हो जाएगी, बहुत बड़ा वर्ग है, कैसा करेंगे, हर किसी की इच्छा होती है कि वो मेरे कहे अनुसार हो जाए। लेकिन एक बहुत बड़ा एक काम, और कई वर्षों के मेरे अपने मन में जो था कि ऐसा काम हो सकता है, तो उससे हमने दृढ़ता से किया। हम लोगों ने पारदर्शिता के साथ साथ योग्यता के आधार पर, जिसको शासन की एक अच्छी व्यवस्था कह सकते, सुशासन के रूप में, जिसमें करप्शन को भी हमने दूर किया। अभी अभी देखा है, जो हमने नौकरियां दी हैं, जो नियुक्तियां हुई हैं, उन नियुक्तियों में सबसे बड़ी नियुक्ति पुलिस की नियुक्ति। 4500 लोगों को इधर रिजल्ट आया और रिजल्ट आते ही सेम डे उनको बुला करके उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया, और किसी की भी सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी। कोई एक समय था कि जब इन चीजों को पर्चियां लेकर के और कोटे बंधे हुए थे कि उन कोटे के आधार पर और लोगों को नौकरियां मिलती थी, इसका इतना कोटा, इसका इतना कोटा, इसका इतना कोटा। हम लोगों ने अपने लोगों की नाराजगी इसमें सहन की, लेकिन आज सब लोग जो शायद उस समय सहमत नहीं थे, चाहे बाहर के लोग थे, चाहे मीडिया के लोग थे, चाहे अपने घर के लोग थे, आज सबको ये लगता है कि व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है, समाज को पसंद आने वाली व्यवस्था है। तो इस प्रकार से कितने ही काम हमने सुशासन के नाते, पारदर्शिता के नाते, 0 टॉलरेंस फॉर करप्शन के नाते ये हमने किए हैं। आपको एक पुस्तक दी है, इस पुस्तक में उन सब बातों का उल्लेख भी है, और बहुत बातों का उल्लेख हम पिछली कई अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें हम कर चुके हैं। पिछली सरकारों को यह कहा जाता था कि वो बदली, भर्ती और CLU, एब्रीवेशन में कई लोग उसको BBC की सरकार भी कहते थे। तो उस सारे से हमने मुक्ति पाई है। अलग अलग नाम है, BBC को कुछ लोगों ने बाबू बेटा कंपनी भी कही। तो हम उन सब चीजों से दूर हैं। हमने देखा, आपने देखा होगा कि अभी तक की सरकार में कहीं किसी प्रकार का क्षेत्रवाद, कोई अवसरवाद, कोई भाई भतीजावाद, कोई जातिवाद, किसी प्रकार के वाद को, इस प्रकार जो जनता को अच्छा ना लगे, उसको हमने कभी भी आने नहीं दिया। पूरा प्रदेश हमारे लिए एक इकाई है, जनता की सेवा हमारे लिए लक्ष्य है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये जो बात हमने कही थी उस पर हम पूरा उतर रहे हैं। और हम सरकार के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ा है। आज कोई हम अपील करते हैं, उस अपील के ऊपर जनता उसको समर्थन भी देती है। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अपील की, इस अपील पर विभागों ने अपने अपने काम किए, सख्ती भी बरतनी पड़ी, वहां सख्ती भी बरती, संस्थाओं में भी ने भी इसका समर्थन किया, लेकिन जनता का भी सहयोग हमें मिला।
जनता ने इस विषय को ठीक समझा कि एक ऐसा काम है कि जिसको सरकार ने कहा है तो समाज के हित का काम है। एक प्रकार के पिछले सामाजिक गड्ढे ये भरने का जो काम किया, 850 से भी कम जो जेंडर रेशो 2015 जनवरी से पहले थी, आज हम कह सकते हैं कि उसकी मासिक जेंडर रेशो 950 ये टच कर गई है। एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन ये हुआ है। जितने सुधारात्मक काम है वो सब हमने किए हैं। हमने पिछली सरकारों के गड्ढे भी भरे हैं, और ऐसे ऐसे गड्ढे जिसको सोच रहे थे कि हाँ कब तक ये पेंडिंग पड़े रहेंगे। जिस मुद्दे को, ये राजनीतिक मुद्दे हमारी कुछ पार्टी बना रही है, विपक्षी दल की पार्टी SYL, ये SYL उन्हीं का खोदा हुआ एक गड्ढा ऐसा है। चूंकि 2004 में ये लागू होकर के और ये SYL नहर बन जानी चाहिए थी, लेकिन पंजाब में कांग्रेस की सरकार और फिर यहां बाद में यूपीए की सरकार, उन्होंने जो एक्ट बनाया उस एग्रीमेंट को निरस्त करने का, यूपीए सरकार ने उसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के नाते से सुप्रीम कोर्ट में जो उसका उल्लेख कर दिया। क्या वो जल्दी हो नहीं सकता था? हो सकता था। कोई भी आज तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इतने दिन तक लटकता है। आखिर प्रेसिडेंट भी किसी रेफरेंस को लेता है, उसके ऊपर अपनी ओपिनियन देता है, तो वहां जो भी विधि के जानकार होते हैं या होम डिपार्टमेंट होता है, उनसे परामर्श करके जल्दी उसका निर्णय देता है। 12 साल तक वो निर्णय लटका रहा। हमने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाई, जिसका निर्णय हो गया और निर्णय हरियाणा के हित में आया, हमको मालूम है। इस KMP का विषय अभी हो जानी चाहिए थी। KMP के कुंडली मानेसर पलवल की जो रोड है, जो एक बहुत बड़ा हमारे लिए हरियाणा के विकास का एक दो लोगों का विकास हो गया। KMP नहीं बनेगा तो हरियाणा का विकास कैसे होगा? तो सीएम साहब बोल रहे हैं कि हमने विकास के नए आयाम गढ़े, हम बीबीसी वाले नहीं हैं। बीबीसी का फुल फॉर्म 2 मायनों में बताया, ये कहते हुए कि हो गया, उसका उद्घाटन भी हो चुका है, रनिंग है। दूसरा पार्ट बन करके और बहुत जल्दी इसी वर्ष के अंत तक, टारगेट तो उसका 1 नवंबर का है, लेकिन निर्माण का काम है, महीना आगे पीछे भी हो जाएगा, तो इस वर्ष के अंदर अंदर KMP का वो दूसरा पार्ट भी पूरा हो जाएगा। हमने इनके 12,000 JBT टीचर्स जो इसी चक्कर में फंसे हुए थे कोर्ट में कि उनका अंगूठा निशान, उनका सिग्नेचर का वेरिफिकेशन, उसको मेहनत करके और एक लॉजिक एंड तक पहुंचाकर उनकी भर्ती करवाई और उनको अपॉइंटमेंट दे दी गई है। लगभग 9,500 टीचर्स की अपॉइंटमेंट हो गई है, बाकी 2,500 भी बहुत जल्दी ये सब हो जाएंगे। हमने हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इनके 2200 जवान कब भर्ती की थी? पिछली चौटाला सरकार ने, शायद 2004 में। वो दर दर भटकते थे। आखिर जो भी कुछ उनका उस समय रहा होगा, लेकिन हमको लगा कि एक मानवतावादी दृष्टिकोण के नाते से इनको भर्ती देनी चाहिए, नौकरी देनी चाहिए, उनको रोजगार देना चाहिए। हमने जो भी रास्ता निकाला उनको रोजगार के लिए अवसर दिया है। हमने मुआवजे दिए। हमारा क्लेम है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार जो उन्होंने रिकमेंडेशन की थी, उसका मुआवजा हमको देना था, उससे बढ़ा करके देना था। अपना मुआवजा दिया, उसकी बात तो मैं अलग से करूंगा, लेकिन इनके समय का 350 करोड़ रुपया जो छोड़ करके गए, दे के जाना चाहिए था, ये बीच में छोड़कर चले गए। पिछली सरकार के समय पावर डिपार्टमेंट की जो बदहाली इन लोगों ने की हुई, उसमें सुधार की बात तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन इन्होंने जो कर्जे चढ़ा करके गए थे, जो गड्ढा किया हुआ था, उस समय भी लगभग 27-28 हजार करोड़ रुपए का कर्ज था जब छोड़ के गए थे। आज भी घाटे पूरे तो नहीं हुए हैं, लेकिन आखिर वो 28-30 हजार जो घाटा हो गया, उसको अगर रास्ता नहीं निकालेंगे तो ये एक बहुत बड़ा एक विषय ऐसा बन जाएगा जिसका शायद समाधान होना मुश्किल हो जाएगा पावर डिपार्टमेंट से। हमने 25,000 करोड़ रुपया सरकार की ओर से देकर और उस बड़े गड्ढे को भी भरने का प्रयत्न किया है। अब उसको और आगे कैसे किया जाएगा, उसकी बात
पावर डिपार्टमेंट की अपने को सामने अपने ध्यान में है। आज भी जिन लोगों को इन्होंने सिखाया कि बिजली के बिल भरने की आवश्यकता नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए इन लोगों ने, हमने आते ही कहा कि नहीं, जनता के स्वभाव को बदलना होगा, एक बिहेवियरल चेंज ये जनता में लाना होगा कि बिजली का उपयोग करना है तो बिल देना है। और पहले दिन से उसका आह्वान किया। किसी मुख्यमंत्री ने आज तक ये हिम्मत नहीं की कि जनता को कहा जाए कि बिल भरने चाहिए। उस समय लोगों को बुरा लगा, लेकिन उसके ऊपर लोगों ने काम करना शुरू किया। जगमग हरियाणा के अंतर्गत गांव में बिजली 24 घंटे, क्यों हमारे मैनिफेस्टो में भी था कि हम गांव में 24 घंटे बिजली देंगे। आज 100 फीडर ऐसे हैं, लगभग 550 गांव, जिनके अंदर इस समय 24 घंटे बिजली चल रही है। और आने वाले 15 अगस्त को ये संख्या बढ़कर के 1000 गांव हो जाएगी। 1000 गांव 1/6 एक प्रकार से 16% गांव के अंदर हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। और इस स्कीम के प्रति आकर्षण भी बढ़ा है। गांव के लोग डिमांड करने लगे कि हाँ, हमको भी जगमग गांव में, हरियाणा हमारा गांव जगमग गांव स्कीम में डालिए, हम बिजली के बिल भरने के लिए तैयार हैं, पिछली जो अदायगी है वो करने के लिए तैयार हैं, मीटर बाहर निकालने के लिए तैयार हैं, आगे किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होगी। लाइन लॉसेज 5% लाइन लॉसेज कम हो चुके हैं। कभी भी 3 साल के अंदर अंदर या 2.5 साल के अंदर 5% लॉसेज किसी कार्यकाल में कम नहीं हुए। और आगे भी हमारी योजना है कि अगले 2 साल के अंदर अंदर 4% लाइन लॉसेज और हम कम करेंगे। जो डायरेक्ट हमने लिया है उदय की स्कीम के अंतर्गत, उसमें एक वायदा भी हमने केंद्रीय जो हमारा बिजली विभाग है उनके सामने किया है कि इस घाटे को हम रोकेंगे, नहीं तो ये घाटा आज एक बार पूरा करने के बाद लगातार फिर बढ़ता रहेगा। तो इस प्रकार से ये भी एक बड़ा गड्ढा था जिसको हमने। इसी प्रकार दक्षिण हरियाणा का पानी, ये ठीक है कि एसवाइल जब नहर बनेगी पानी बढ़ेगा, या लखवा रियासी डैम जब लखवा रेणुका डैम जब बनेंगे तब पानी बढ़ेगा। लेकिन आज भी पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो जाए, पानी का लॉस हम समाप्त करें तो ठीक से उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। पिछले 35 वर्ष से इन्होंने दक्षिण हरियाणा का जो लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम बनाया उसको कभी मुरम्मत तक नहीं की। हमने उसकी मुरम्मत के लिए 143 करोड़ रुपए की योजना बनाई और उस योजना का एक चरण पूरा हो चुका है, जिसके अंतर्गत अब पानी लिफ्ट सिस्टम से जाना शुरू हो गया है। पिछले वर्ष कुछ फीडर ऐसे थे जहां 25-25 साल के बाद पानी पहुंचा। कितने फीडर थे, धनखड़ जी को ध्यान में होगा, इरिगेशन मिनिस्टर उस समय थे। 1400 कुल टेल हैं, 1100 तक हम पहुंचा पाए थे। और जो बाकी इस बचे टेल हैं, इस बार अभी मुझे लोहारू समाचार आया कल ही कि वहां कुछ टेल ऐसी हैं जहां लादावास टेल एक जिक्र आया है और कुछ टेल्स का जहां पानी अब इस बार पहली बार पहुंचा है। तो इस प्रकार आखिरी जो भी टेल्स हैं उन सब टेल पर आखिरी बिंदु तक हम साल भर शायद वहां ना पहुंचा पाए, लेकिन वर्षा के दिनों में 4 महीने 5 महीने ये पानी पहुंचाने का हमारा वायदा पूरा पहुंचाएंगे वहां तक। और जब पानी की भरपाई पूरी हो जाएगी तो उस पानी की भरपाई को एसवाइल के माध्यम से मिलेगा अथवा अन्य स्रोत से मिलेगा, तो वहां पूरा इरिगेशन का जो भी सिस्टम है वहां तक पानी पहुंचाने का ये हमारा वायदा है। स्वामीनाथन रिपोर्ट, अब इसको भी मैं ये कहूंगा कि इनकी सरकार ने 2006 में वास्तव में रिपोर्ट आ गई थी और उसके बाद देश भर के कुछ प्रांतों के मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी इस स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कैसे करना है। और संयोग से उस समय के हरियाणा के अपने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। उन्होंने जो रिपोर्ट बना के दी होगी उसको लागू नहीं करा पाए, इनकी हिम्मत नहीं हुई कि उसको लागू करा पाए। हमने आने के बाद उसके बहुत से बिंदु हैं, 28-30 बिंदु हैं, एक बिंदु नहीं है, उसमें एक एक करके काम करना शुरू किया है। उन्होंने मुआवजा कहा था कि 10,000 रुपया एकड़ से कम मुआवजा नहीं होना चाहिए। इनकी सरकार 6,000 करोड़ रुपया दे रही थी, हमने उसको 12,000 रुपया किया आते ही। उन्होंने कहा कि मंडियों का एक प्रकार से आधुनिकीकरण होना चाहिए, मंडियों का ऑनलाइन सिस्टम बनना चाहिए। हमारी 108 मार्केट कमेटी की जो मंडियां उसमें से 54 मंडियां इस समय ऑनलाइन हो चुकी हैं, बाकी भी जल्दी हो जाएंगी। 0% इंटरेस्ट पे लोन। हमने इंटरेस्ट जो है आते ही जो स्टेट को 4% देना होता था वो माफ किया। 0% पर लोन जो इस समय उनको जो फसली लोन मिलता है किसान को 0% के ऊपर मिलता है। हमने इसके अतिरिक्त जो मुआवजा है जो मैंने बताया कि 12,000 रुपया एकड़ के हिसाब से, तो 2-2.5 वर्ष के अंदर जो 350 करोड़ उनका तो दिया ही दिया, इसके अलावा 2,500 करोड़ रुपया ये हम दे चुके हैं। तो इस प्रकार स्वामीनाथन रिपोर्ट के कई पहलू, कई बिंदु, मार्केटिंग की व्यवस्था हो, चाहे बीज की, क्या खाद की,
खाद यानी लाइनों में लग करके बिकता था। जाते जाते गड्ढा हमारे लिए छोड़ गए कि हमको भी नवंबर में वो थानों में बुला करके देना ही पड़ा, क्योंकि इनकी सरकार की करामात क्या थी कि नया जो खाद लगातार खरीद के जाना होता अगली टर्म के लिए, खरीदा ही नहीं। यानी उसके लिए भी वो जिम्मेवार जो हमको ठहराते थे, फरवरी अगस्त यानी अक्टूबर में हम आए हैं, नवंबर में हम जिम्मेवार हो गए खाद की कमी के। ये हास्यास्पद बात थी। लेकिन आज नीम कोटेड यूरिया, आज कोई लाइन की जरूरत नहीं होती। आज खाद का भंडार हर स्थान पर पर्याप्त है। आगे आने वाले 6 महीने के लिए भी जितना खाद चाहिए वो हमारे उसका भंडार है। तो इस प्रकार से कुछ गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं, भरने की प्रयत्न करने के बाद आज भर भी नहीं पा रहे हैं। इतने मुश्किल गड्ढे भी हैं, वो चाहे हुड्डा का गड्ढा हो चाहे HSIDC का गड्ढा हो, इसको भरने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा एक गैप छोड़ के गए कि उसमें खेल अपने खेलते रहे, उसकी कहानी आप सबको मालूम है। और कई बार गड्ढा होता, कहीं कहीं तो ये गड्ढे में रायता करके चले गए। गुड़गांव का विकास, ऐसा इनबैलेंस सब सिस्टम, पता ही नहीं कि कौन सा काम किस समय करना है, कौन से विकास की बात कहां करनी है। ये कॉलोनी हुड्डा की है या अर्बन लोकल बॉडीज की है या किसी और संस्था की है, ये सड़क किसकी है, कोई मालिक बनता नहीं है उसका। उस सारे सिस्टम को ठीक करने के लिए हमने वहां के लिए एक अलग से व्यवस्था GMDA इसका गठन कर दिया, गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसके आधार पर भी हम चीजों को ठीक कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये कि हम अपने काम जितने कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो इनके छोड़े हुए काम हैं उनको पूरा करने में हमारा जितना समय लगा है वो भी हमने लगाया है। एक बहुत बड़ा चैलेंज वो हमारे लिए है रोजगार, और रोजगार से पहले शिक्षा व्यवस्था। इसको हम जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा कह सकते हैं कि भवन बने होंगे, विद्यालय बने होंगे, पर्याप्त संख्या में तो वो भी नहीं है। लेकिन जितने बने हैं वहां भी शिक्षकों की कमी, शिक्षक हैं तो शिक्षा का स्तर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उसके बारे में हमको ध्यान में है कि नगण्य। और उसमें यूपीए सरकार भी कम जिम्मेवार नहीं है। यूपीए सरकार ने जो 8वीं तक नो डिटेंशन पॉलिसी बनाई, कोई परीक्षा नहीं होगी। अरे बताएं, कोई भी बिना किसी टारगेट के कोई आदमी कोई काम करता है? आप बताइए, करेगा कोई? टारगेट सामने रखना पड़ता है। तो विद्यार्थी के सामने परीक्षा उसका एक टारगेट होता है। बिना परीक्षा के पढ़ना छोड़ दिया और जो हालत बेस कमजोर हो गया और आगे हालत जब बनी अपने को हमको पता है। हमने आते उसमें सुधार करने का काम किए हैं। मासिक टेस्ट शुरू किए, 22 लाख बच्चों का मासिक टेस्ट इस समय चल रहा है। और इस मासिक टेस्ट के आधार के ऊपर एकदम हम संतुष्ट तो नहीं है कि बच्चों का शिक्षा का सुधार बहुत सुधर गया, लेकिन उनका जो ग्रेडेशन होता है, लर्निंग आउटकम ग्रेडेशन जिसको कहते हैं, कि आज बहुत संस्थाएं उसका ग्रेडेशन करती हैं, सर्वे करती हैं। जो हमको जो जानकारी मिली कि 2014 में जो प्राइमरी एजुकेशन के बच्चे थे वो 40%, यानी उनका टेस्ट रहता है कि ये बच्चे गणित कितना जानते हैं अथवा पढ़ना कितना जानते हैं, लिखना कितना जानते हैं। केवल 40% बच्चे अपनी कक्षा के हिसाब से कम कर पाते थे। बाकी तो यानी फर्स्ट लेवल का भी, 5वीं का बच्चा फर्स्ट लेवल का स्टूडेंट भी पार नहीं कर पाता था। उसको बढ़ाते बढ़ाते मासिक टेस्ट करते करते आज 2016 में वो आंकड़ा 60% पर पहुंचा है। और अब उसको ठीक करने के लिए हमने जो टारगेट रखा है 2018 तक 80% लेवल ग्रेडिंग जो उसका है, उसका टारगेट हमारा है कि बच्चे का लेवल ग्रेडिंग परसेंटेज 80% तक हो जाए। तब वो बेस बढ़ेगा और फिर कानून में परिवर्तन करके हम भी उनको परीक्षा की पद्धति दोबारा शुरू करने का हम सोच रहे हैं, वो हम करेंगे। शिक्षा का स्तर सुधार करके, और खास करके उसमें जो बेटियों की शिक्षा, महिला शिक्षा, इसको आगे बढ़ावा देने के लिए हमने कंप्लीट एक योजना बनाई है मैपिंग के आधार पर कि 20 किलोमीटर का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा हरियाणा में जहां यानी महाविद्यालय नहीं है। महाविद्यालय के हर एक के लिए 20 किलोमीटर के एरिया में जरूर होना चाहिए, ताकि 10 किलोमीटर की दूरी के बाद हर किसी छात्र को, छात्रा को
जाने के लिए महाविद्यालय मिल जाए। अभी इस वर्ष के अंदर, पिछले 2.5 वर्ष के अंदर हमने 23 नए महाविद्यालय खोले हैं और आने वाले 2 वर्ष में हमारी योजना है कि 30 स्थान ऐसे हैं जहां टारगेट में, मैपिंग में ये जो दूरियां हैं वो 20 किलोमीटर से ज्यादा हैं, उन 30 स्थानों पर हम ये कॉलेज खोल देंगे। ये हमारा एक मैपिंग का टारगेट अपने कार्यकाल में पूरा करेंगे। और ये 23 और 30 53 महाविद्यालय शायद सरकार के पिछले 48 साल में उनके नहीं बने, टोटल 45 महाविद्यालय हैं, अभी 53 और बनेंगे, तो उससे एकदम डबल संख्या इनकी हो जाएगी। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ इनको रोजगार देने के लिए एक व्यवस्था और चाहिए कि इनका जो हुनर है, इनकी जो कला है, इनका जो उस कला का कौशल का विकास, ये बहुत जरूरी है। इसके बिना केवल सर्टिफिकेट लेकर के कहीं रोजगार मिलता नहीं है। अच्छा ब्रिलियंट टैलेंटेड विद्यार्थी है तो उसको मिल जाता है, लेकिन सामान्य पढ़ाई वाले को, वो भी पढ़ाई लेकर के सर्टिफिकेट लेकर घूमता रहता है। हमने उसके लिए अलग से एक कौशल विकास विश्वविद्यालय, विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय ये खोला है और उसी के अंतर्गत जितने भी हमारे कौशल के विकास के कार्यक्रम अन्य विभागों के चलेंगे, उसमें उनका सर्टिफिकेशन, उनका गुणवत्ता, क्योंकि इसमें भी एक जो ध्यान में बातें आई है, पिछले कौशल विकास के कार्यक्रम बहुत वर्षों से चल रहे हैं, कोई अभी नए शुरू हुए ऐसा नहीं है, लेकिन यूपीए की सरकार के जितने कौशल विकास के कार्यक्रम, सिवाय सब्सिडी ग्रांट, इसको लेकर के हवाबाजी करने का एक अवसर रहा, इसमें प्रगति उतनी नहीं हुई। हम एक एक स्थान के कौशल विकास के कार्यक्रमों का, जिसको कहना चाहिए, उसका ग्रेडिंग, उसका समीक्षा और उसके माध्यम से उसका रिजल्ट ये ठीक आए, इसके लिए विश्वविद्यालय के माध्यम से सारी योजनाएं बनाएंगे। पढ़े लिखे युवकों को रोजगार न भी मिले तो भी उनको एक ऐसी सहायता जरूर की जाए कि वो आगे चल करके अपने रोजगार प्राप्त करने के लिए कहीं फॉर्म भर सके, कहीं एग्जाम दे सके, कहीं ट्रेनिंग ले सके। एमए पास कर गए, एमएससी पास कर गए, एमएड हो गए, बीएससी, बीए मैथमेटिक्स, बीकॉम, ये सब विद्यार्थी ऐसे हैं जो आज भी बहुत सी संख्या में जिनको रोजगार मिला नहीं है। हमने उसमें सक्षम युवा योजना एक बनाई है। ये हमारा मैनिफेस्टो का वायदा था कि हम उनको 7,500 रुपया अथवा 9,000 रुपया, ग्रेजुएट 7,500 और पोस्ट ग्रेजुएट 9,000 रुपया ये मानधन दे करके 100 घंटे का काम लेंगे, मुफ्त में नहीं। 100 घंटे का काम, हम कोई भी सरकारी काम क्रिएट करेंगे, किसी संस्था का काम क्रिएट करेंगे, अथवा बहुत से आह्वान आते हैं केंद्र सरकार की योजनाओं के अथवा प्रदेश सरकार की योजनाओं के आह्वान होते हैं, उसमें हम उनको लगाएंगे ताकि उसको एक्सेलरेट किया जा सके और उनको 100 घंटे का काम दे करके और इनको ये मान दे रहे हैं। अभी तक 18,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें लगभग 12 से 13,000 लोगों को काम दे चुके हैं। आगे एक सर्वे होने वाला है, शेष लोगों को सर्वे में लगाएंगे और बहुत जल्दी हम इसमें यानी ग्रेजुएट के जो बाकी बचे विद्यार्थी हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन में खोलेंगे ताकि पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट इनको सबको करें। तीसरे चरण में फिर +2 के जो विद्यार्थी हैं उनको इसमें जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार रोजगार ये हमारे लिए बहुत एक चैलेंज है। इस रोजगार के लिए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंडस्ट्री है अथवा सर्विसेज में जो लोग आने वाले हैं, उनको भी ज्यादा संख्या में ला करके यहाँ उनको रोजगार दिलाया जाए। पीछे हमने एक इन्वेस्टर समिट ये किया था और उसको आपको उसकी जानकारी है कि लगभग 450 से ऊपर एमओयू वहां हुए थे। उसके बाद भी बहुत कंपनियों के एमओयू हुए हैं। वायदा तो लगभग 8 लाख लोगों को रोजगार देने का उन लोगों ने किया है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर ये 50% भी हमारा पूरा हो गया तो हमारे प्रदेश की जो बेरोजगारी है उसको हम समाप्त कर पाएंगे। और उसके लिए भी सक्षम योजना के माध्यम से अथवा बेरोजगार लोगों, मनोहर सरकार दिन हजार आयोजित की गई है। सीएम खट्टर यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं इन 1000 दिन में क्या काम किया है, कामकाज का ब्यौरा सरकार की ओर से उपलब्धियां गिना रहे हैं सीएम। इनका कहना है कि हमने नए काम और विकास के आयाम ये हमने गढ़े हैं, लेकिन इसके साथ साथ पुरानी सरकार के गड्ढे भी हम भर रहे हैं। सरकार पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। हमने उन चुनौतियों को स्वीकार किया जिसे हम जानते थे कि लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, बावजूद इसके हमने अपने लोगों की नाराजगी झेली। जो लोग तब नाराज थे, चाहे वो टीचर्स के ऑनलाइन ट्रांसफर की बात हो,
चाहे इस तरह की और वो कोशिशें जो सरकार की ओर से की गई थी वो अब खुश हैं। नौकरियों में अब सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती। 4500 भर्ती उन्होंने जो गिनाया पुलिस में करने की कि 4500 भर्तियों में इस दफ़ा पर्ची सिस्टम नहीं रहा। इस वक्त भी काफ़ी लोग नाराज़ हुए, लेकिन उनकी नाराज़गी अब दूर हो चुकी है। व्यवस्था परिवर्तन के काम में जुटी है सरकार। सरकार ने क्या किया ये तो बता ही रहे थे प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर, साथ में ये भी कि अगले कार्यकाल में जो बचा हुआ समय है इन सालों में वो क्या काम करेंगे और अपने कार्यकाल में इन कामों को पूरा करने का, पूरा करके जाने का भरोसा भी दिया है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।